अच्छा जी। अ, तो आज हमने बेसिकली स्टार्ट करना है अपना न्यू चैप्टर, दैट इज कैपिटल अलाउंसेस। कैपिटल अलाउंसेस अगेन एक टैक्स, आपकी जो टैक्स एग्जाम है उसका एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और ये सेक्शन ए में भी टेस्ट होता है, सेक्शन बी में भी टेस्ट हो सकता है, और सेक्शन सी में अगर आपको जो आपका 15 मार्क्स का इनकम टैक्स कंप्यूटेशन का क्वेश्चन आता है उसमें ये टेस्ट ज़रूर किया जा सकता है। कंपनीज का जो क्वेश्चन आता है उसमें भी इसको टेस्ट किया जा सकता है। तो अगर हम एग्ज़ाम वेटेज की बात करें तो एग्जाम वेटेज परस्पेक्टिव से ये 10 to 12 मार्क्स जो है वो जरूर कैरी कर सकता है, आपका डिफरेंट सिनेरियोज में कैपिटल अलाउंसेस जो है वो कैरी करता है। थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड की तरफ देखते हैं कि कैपिटल अलाउंसेस होते क्या हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जब एक कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो बनाने की बेसिस होती है वो आपकी एस्टिमेट होती है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी जब एक एसेट खरीदती है उस एसेट को ऑन ईयरली बेसिस या मंथली बेसिस जिस तरीके से भी है उसको डेप्रिशिएट करती है। अब डेप्रिसिएशन क्या होती है? डेप्रिसिएशन होती है कि आपने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में उस एसेट की कॉस्ट का कितना हिस्सा जो है वो यूटिलाइज कर लिया है, या आपने उस एसेट की जो उस एसेट से कितना फायदा ले लिया है, राइट? तो आप जो डेप्रिसिएशन करते हो वो आपकी एक एस्टिमेट बेसिस पर होती है। इस वजह से जो HMRC है वो ये कहती है कि हम डेप्रिसिएशन को अकाउंट फॉर नहीं करेंगे। यानी बीइंग डेप्रिसिएशन बीइंग एन एस्टिमेट, हम टैक्स पर्पस के लिए डेप्रिसिएशन को कंसिडर नहीं करते। उसके अगेंस्ट डेप्रिसिएशन की जगह वो कहते हैं कि हम आपको कैपिटल अलाउंसेस जो है वो जरूर दे सकते हैं। तो कैपिटल अलाउंसेस बेसिकली एक अलाउंस होता है, एक रिडक्शन होती है जो आपको HMRC देती है अगेंस्ट योर क्वालिफाइंग एसेट्स। ठीक है, तो ये बात उन्होंने लिखी हुई है कि कैपिटल अलाउंसेस आर प्रोवाइडेड टू गिव अ बिजनेस टैक्स रिलीफ फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट्स। कि फॉर इंस्टेंस आपने अगर एक एसेट जो है वो 1 मिलियन का खरीदा है तो उसके अगेंस्ट आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ अलाउंस मिल जाएगा जो उसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर देगा। जब वो उसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर देगा तो ऑटोमेटिकली आपको उस पर एक टैक्स रिलीफ जो है वो मिल जाएगा। Remember that depreciation charged in the accounts is not allowable। जैसे मैंने आपको बताया कि depreciation allowed नहीं होगी। अच्छा, कैपिटल हु मे क्लेम कैपिटल अलाउंसेस? तो कैपिटल अलाउंसेस आर अवेलेबल टू पर्संस हु बाय क्वालिफाइंग एसेट। यानी हर एसेट पर भी कैपिटल अलाउंस नहीं मिलता। कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं, स्पेसिफिकली वो एसेट्स जो आपके ट्रेडिंग पर्पस के लिए या आपके बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं, उन पर आपको कैपिटल अलाउंस मिलेगा। हम आगे चलकर देखेंगे ऐसे एसेट्स, ऐसे इक्विपमेंट्स जिन पर कैपिटल अलाउंसेस मिलते हैं लेकिन वो बिजनेस और प्राइवेट दोनों पर्पसेस के लिए यूज हो रहे होते हैं, तो उन को हम लोग जो है वो सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए उनका जो पोर्शन होता है वो फॉर कैपिटल अलाउंस कैलकुलेट करते हैं। फिर आपने ये भी बात याद रखनी होगी कि जो कैपिटल अलाउंसेस होते हैं वो आपकी कैश बेसिस के लिए अवेलेबल नहीं होते, वो एक्रूवल बेसिस के लिए अवेलेबल होते हैं। ठीक है। दूसरा, कैपिटल अलाउंसेस जो है वो आपके इंडिविजुअल्स के लिए भी अवेलेबल होते हैं और आपकी जो कंपनीज होती हैं उनके लिए भी ये अवेलेबल होते हैं। Qualifying expenditure, तो capital allowances are given on the original cost of capital asset and all subsequent qualifying expenditure of capital nature। तो याद रखिएगा कि जिस तरह हम डिप्रिसिएशन कैप एक एसेट की कॉस्ट पर कैलकुलेट करते हैं, उसी तरीके से हम जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं वो सॉरी जो हमारे कैपिटल अलाउंसेस हैं वो भी हम एक कैपिटल एक जो एसेट है उसकी कॉस्ट पर ही कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अब समझना ये है कि जब हम एक कैपिटल अलाउंस कैलकुलेट करेंगे तो मैंने जैसे आपको भी बता दिया कि कैपिटल अलाउंस क्वालिफाइंग एसेट के लिए जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। क्वालिफाइंग एसेट में वो ये कहता है कि कोई भी प्लांट एंड मशीनरी ले लो और वो अगर आपकी बिजनेस या ट्रेडिंग पर्पस में यूज हो रही है तो वो आपका क्वालिफाइंग एसेट कंसिडर होगा।
लेकिन द क्वेश्चन इज के प्लांट एंड मशीनरी का क्या मतलब है, तो उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। Machinery has a commonly understood meaning. It includes all machines, computers, office equipments, जो बिल्कुल एक समझने वाली बात है. The term plant, however, is not clearly defined in text legislation. HMRC has, however, codified some rules on decided court cases and has specifically deemed certain type of expenditures to be plant and machinery. जैसा कि आपको पता है F4 में आपने पढ़ा था कि आपकी जो केस लॉज होते हैं, ये जो आपके केसेस होते हैं, जो कोर्ट केसेस होते हैं, वो आपके केस लॉज जनरेट करते हैं। तो जो द वर्ड मशीनरी, वो तो एक अंडरस्टैंडेबल वर्ड समझ में आ जाता है, बट द वर्ड प्लांट जो है ना, इसका कोई स्पेसिफिक मतलब नहीं है। इसलिए हमारे पास एक सर्टन जो एक लिस्ट है वो HMRC ने हमें दी हुई है, जिसको हम प्लांट एंड मशीनरी में कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर्स हैं, फिजिकल मशीनरी है, कार्स एंड लोरीज है, ऑफिस फर्नीचर है, मूवेबल पार्टीशंस हैं, एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स हैं, हीटिंग एंड इंसुलेटिंग सिस्टम्स भी आएंगे इसमें, और अल्टरेशंस ऑफ बिल्डिंग नीडेड टू इंस्टॉल प्लांट एंड मशीनरी, ये भी आपका इंक्लूड हो जाएगा। तो आपने ये बात याद रखनी है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो प्लांट होंगी, तो वो चीजें जो आपकी एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से की जा रही हैं, तो वो और वो अभी करंटली हो रही हैं, तो वो आपकी प्लांट कंसिडर होगा। और जो नहीं हो रही या जो बिजनेस में हो चुकी हैं और इन द पास्ट थी, वो आपका नहीं कंसिडर होगा। तो ये बस आपने एक लिस्ट याद रखनी है, कॉमन सी है, यही आपकी प्लांट एंड मशीनरी में कंसिडर होंगी, और यही आपकी जो है वो कैपिटल अलाउंसेस के तौर पर ट्रीट और इन्हीं के लिए कैपिटल अलाउंसेस आपके ट्रीट किए जाएंगे। इसमें जो ज्यादातर आएंगी वो आपकी मशीन्स हैं, कार्स हैं, ऑफिस फर्नीचर, ये जरा ज्यादा चीजें यूज होंगी। अच्छा, फिर ये इसके बैकग्राउंड को आप लोगों ने खुद पढ़ना है, ठीक है। ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, जस्ट फॉर एन इंट्रोडक्शन एंड जस्ट फॉर योर नॉलेज। आपने इसको खुद एक दफा जो है वो पढ़ लेना है कि कैसे प्लांट एंड मशीनरी का वर्ड जो है वो आया था। चलें, उसके बाद हम फर्दर फिर आगे बात करेंगे कैलकुलेटिंग द अलाउंसेस। अब हमने बात करनी है कि अलाउंसेस, जैसे मैंने आपको भी सो फार बता दिया कि कैपिटल अलाउंसेस क्या होंगे, जो आपको इन प्लेस ऑफ डिप्रिसिएशन जो है वो मिलते हैं। हम अब देखते हैं कि ये किस तरीके से मिलते हैं, किस तरह के अलाउंसेस होते हैं, और इनको कैसे सॉल्व करते होते हैं। अब प्रैक्टिकली कैपिटल अलाउंसेस को कैलकुलेट करना एक बड़ा ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, और बड़ी ट्रिकी कैलकुलेशंस होती हैं इसकी। और अब इसके लिए आपको हर एसेट को जो है ना वो इंडिविजुअल बेसिस पे देखना होता है। तो देखिए, कहता है जनरली एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट एंड मशीनरी बिकम्स पार्ट ऑफ अ पूल ऑफ एक्सपेंडिचर अपॉन विच कैपिटल। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बात समझें कि जब हम कैपिटल अलाउंसेस की वर्किंग करते हैं तो हम एक पूल बनाते हैं। बनाते तो दो तीन पूल्स हैं, वन बाय वन उन पे आएंगे। सबसे पहले हम एक पूल बनाएंगे, और उस पूल को हम क्या कहते हैं, मेन पूल या जनरल पूल। यानी जैसे कल हम इनहेरिटेंस टैक्स का क्वेश्चन कर रहे थे, और उसमें मैं आपको बता रहा था कि आपने पहले पीईटी का कॉलम बनाना है, फिर सीएलटी का कॉलम बनाना है, एंड इसी तरीके से कॉलम्स बनाते जाने हैं आपने। इसी तरीके से जब आप कैपिटल अलाउंसेस को सॉल्व करते हैं, तो कैपिटल अलाउंसेस में सबसे पहला पूल जो बनता है, उसको हम कहते हैं अपना मेन पूल, और वो आपने यहां पर इस तरीके से बनाना होगा। ठीक है, यानी जो आपका एक्सेल का कॉलम होगा, उसमें एक कॉलम को, या जो सबसे पहला कॉलम होगा उसमें, उसको आपने नाम दे देना है एमपी का या जीपी का, जिसको मेन पूल या जनरल पूल कहा जाता है। ठीक है। Most items of plant and machinery purchased are included within the main pool. सबसे इंपॉर्टेंट बात वो कह रहा है कि हमारे जो 90% या 95% ऑफ एसेट्स जो हम बिजनेस में यूटिलाइज करते हैं, वो कहां पर इंक्लूड किए जाएंगे, वो आपके मेन पूल में इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा
कि सम कार्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। सम कार्स का मतलब है कि हर गाड़ी इंक्लूड नहीं की जाएगी मेन पूल पे, वो गाड़ियां इंक्लूड की जाएंगी जिनकी कार्बन एमिशन 1 से 50 ग्राम्स पर किलोमीटर के दरमियान में है, और वो गाड़ियां जो सेकंड हैंड जीरो एमिशन कार्बन डाइऑक्साइड में दे रही हैं। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूं। नंबर वन, वो तमाम गाड़ियां, तमाम नई गाड़ियां जो कार्बन एमिशन देती हैं 1 ग्राम से 50 ग्राम्स पर किलोमीटर। और नंबर टू, आपकी सेकंड हैंड गाड़ियां जिनकी जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर जो नई गाड़ी हम खरीदते हैं, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रिक का और हाइब्रिड का जमाना है, तो अगर हम एक इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद रहे हैं जिसकी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन तो बिल्कुल जीरो हो जाएगी, तो वो कहां पर आएगी? वो एक नए पूल में आती है जिसको हम फर्दर आगे चल के देखेंगे। आपने फिलहाल यहां पर क्या बात याद रखनी है कि अगर गाड़ियों से रिलेटेड बात है, तो वो गाड़ी जिसकी कार्बन एमिशन, वो नई गाड़ी जिसकी कार्बन एमिशन 1 से 50 ग्राम्स पर किलोमीटर के दरमियान में है, वो, और वो सेकंड हैंड गाड़ी जिसकी कोई ना कोई जिसकी जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है, वो आपकी मेन पूल में कंसिडर हो जाएगी। अच्छा, जब एक एसेट आप खरीदोगे तो उसकी, अब वो ये तो चलो समझ में आ गया, इसको रहने दो। फिर इसके अलावा देखो, सर्टन आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द मेन पूल, जो बात मैं अभी अभी आपको बता रहा था कि न्यू जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन गाड़ी, वो गाड़ी जो इलेक्ट्रिक, मतलब ये कौन सी गाड़ी होगी? ये बेसिकली आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी। यानी इलेक्ट्रिक गाड़ी वही होती है ना जिसका जीरो एमिशन होती है, राइट? तो न्यू गाड़ी ले रहे हो जिसकी जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है, तो वो मेन पूल में नहीं आती। ये बात आपने जहन में रखनी है, और ये जहन में इसलिए रखनी है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, बिकॉज अभी रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू दिया था, तो उसमें मुझसे वहां के जो सीईओ थे, उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि जनाब आप मुझे ये बताएं कि फॉर इंस्टेंस अगर एक डॉक्टर है और हम एक डॉक्टर के अकाउंट्स बना रहे हैं, और एक डॉक्टर है और वो एक लाइक इलेक्ट्रिक कार लेता है, बिल्कुल न्यू गाड़ी लेता है, तो आप मुझे ये बताओ कि उस वो कैपिटल अलाउंसेस में उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा? तो मैंने तो सबसे पहले ये बात बताई थी कि क्योंकि वो एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है, विच मींस उसकी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जीरो होगी, राइट? और क्योंकि वो नई गाड़ी है, तो द नंबर वन थिंग इज हम उसको मेन पूल में इंक्लूड नहीं करेंगे, उसका एक अलग पूल होता है जिसको स्पेशल पूल कहते हैं, वहां पर उसको हम इंक्लूड करेंगे। और दूसरी चीज ये उसने मुझसे ये पूछी थी कि आप मुझे ये बताओ कि हम जो ये नई गाड़ी खरीद रहे हैं, इस पर किस तरीके का अलाउंस हमें मिलेगा? तो वो अलाउंस हम अभी आगे जाके डिस्कस करते हैं। तो अलाउंसेस जो है ना, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और ये सिर्फ ना कि थ्योरेटिकली बल्कि प्रैक्टिकली भी बहुत जगह पे काम आता है। ठीक है, तो द वेरी फर्स्ट थिंग कि आपकी जो जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन की गाड़ी होगी, जो नई गाड़ी है, वो आपकी मेन पूल में नहीं आएगी। इसी तरीके से कोई भी नई या पुरानी गाड़ी जिसकी एमिशन 50 ग्राम से ज्यादा है, वो भी मेन पूल में नहीं आएगी। मतलब सीधी सीधी बात याद रख लो कि इन दो के अलावा जितनी गाड़ियां हैं वो मेन पूल में नहीं आएंगी। ठीक है, तो आई होप सो वो ज्यादातर आसान आपका हो जाएगा। प्राइवेट एसेट्स मेन पूल में नहीं आएंगे, मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दिया था कि जो एसेट्स प्राइवेट बिजनेस के लिए यूज होते हैं उनके लिए अलग पूल्स बनते हैं। वो एसिड्स जिनकी शॉर्ट लाइफ होते हैं, मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट लाइफ क्या होते हैं, वो भी मेन पूल में नहीं आते। ये सारी वो बातें उसने हमें यहाँ पर लिख दी हैं जो हम आगे चल के इसको चैप्टर में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो आपने बस आसानी के लिए बस ये बात याद रख लो कि वो तमाम नई गाड़ियां जिनकी एमिशन 1 से 50 ग्राम्स है, वो मेन पूल में आएंगी। वो सेकंड हैंड गाड़ियां जिनकी एमिशन जीरो है, वो आपकी मेन पूल में आएंगी। ठीक है, चले, अब हम आगे थोड़ा सा चलते हैं और हम सबसे पहले अलाउंस की बात करते हैं जो हमें मिलता है, एंड दैट इज AIA अलाउंस, एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस। देखिए, हर कंपनी को, हर बंदे को हर साल 12 महीनों के लिए ये अमाउंट अलाउड होती है, और इसको हम कहते हैं एनुअल, और इसको हम कहते हैं एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस। यानी 12 महीनों के लिए आपको कितनी अमाउंट अलाउड होगी? 1
10,100,000 की, यानी 1 मिलियन पाउंड्स की आपको जो है वो अमाउंट अलाउड जो है वो होगी। ठीक है, तो अब देखें, अगर कोई कंपनी 12 महीनों से कम का टाइम पीरियड स्पेंड कर रही है, या अब कम टाइम पीरियड के लिए अपने पीरियड ऑफ अकाउंट्स बना रही है, मैंने एक वर्ड यूज किया जिसको मैंने कहा पीरियड ऑफ अकाउंट्स, इसको पीओए भी कहते हैं। पीरियड ऑफ अकाउंट्स क्या होता है? वो टाइम पीरियड जिसके लिए आप अपने अकाउंट्स बना रहे हो। ठीक है, तो पीरियड ऑफ अकाउंट होगा तो 12 मंथ्स का, लेकिन बहुत से केसेस में आप आगे जाके देखोगे, अगर कंपनी स्टार्ट हो रही है या कंपनी बंद हो रही है, तो वो 6 मंथ्स का भी हो जाएगा, वो 8 मंथ्स का हो जाएगा, वो 10 मंथ्स का हो जाएगा। राइट, तो फिर उस केस में आपने ये वाली जो अमाउंट है 10,100,000 की, ये आपने क्या करनी होगी? ये टाइम अपॉर्शन करनी होगी आपने। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि ये 12 महीनों की है और ये हर साल आपको दी जाती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि ये जो एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस है, ये आपको हर साल दिया जाएगा, और ये आपको इतनी ही अमाउंट का दिया जाता है, और ये कितने टाइम के लिए? ये 12 महीनों के लिए है। अगर आपका जो टाइम पीरियड है या पीरियड ऑफ अकाउंट्स वो 12 मंथ से कम है, तो आपका ये अलाउंस टाइम अपॉर्शन हो जाएगा। ये अलाउंस गाड़ियों के लिए अवेलेबल नहीं होता, ये एक और इंपॉर्टेंट बात है। ये अलाउंस गाड़ियों के लिए अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस गाड़ियों के लिए अवेलेबल नहीं होता। और ये कौन सा अलाउंस है? ये अलाउंस जो है वो है जो आपका हर पूल के लिए अवेलेबल होगा। अभी तक तो मैंने सिर्फ आपको मेन पूल का बताया है, इसके अलावा भी जितने पूल्स आएंगे सबके लिए ये अलाउंस इतना ही अवेलेबल होगा। ठीक है, तो इसको जरा आप देख लीजिएगा। अवेलेबल टू ऑल बिजनेसेस, अवेलेबल ऑन द एक्विजिशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इन द मेन पूल, नॉट अवेलेबल ऑन कार्स। लिमिट मैक्सिमम इसकी यही होती है 12 मंथ्स के लिए। शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड के लिए हम इसको वो करते हैं, टाइम अपोर्शन करते हैं। ठीक है, और जिस साल आप की ट्रेड सीज हो गई है, यानी जिस साल बिजनेस ने बंद होने का फैसला कर लिया है, उस साल आपको ये अलाउंस नहीं मिलता। ये एक और इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है, तो नॉट अवेलेबल इन द पीरियड ऑफ अकाउंट इन विच द ट्रेड सीजेस, जिस साल आपकी ट्रेड खत्म होगी उस साल आपको एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस नहीं मिलेगा। ठीक हो गया? आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए, इसकी एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन अब क्या है? वो ये कहता है कि मैथ्यू कमेंस ट्रेडिंग ऑन 1 जनवरी 2025 एंड इलेक्टेड टू यूज द एक्रूवल बेसिस इन हिज, अच्छा याद रखिएगा कैश बेसिस पे अलाउंसेस अवेलेबल नहीं होते। इन हिज फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग ही मेड द फॉलोइंग परचेजेस, उसने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, ऑफिस इक्विपमेंट्स खरीदे, और एक न्यू गाड़ी खरीदी विद कार्बन एमिशन ऑफ 45 ग्राम्स। आपने क्या कैलकुलेट करना है? आपने कैलकुलेट करना है मैथ्यू का एआईए फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2025। अब देखो, अगर हम यहां पर बात करें इसकी जो उसका कितना एनुअल अलाउंस जो है वो अवेलेबल होगा, तो आपने क्या करना है यहां पर? अगर आप देखें, सबसे पहले आप अपने पास यहां बना लें मेन पूल। ठीक है, आप मेन पूल बना लें। मेन पूल बनाने के बाद आप बना लें मेन पूल, और यहां पर लिख दें प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, ये बीच में लाइन आ गई। अब प्लांट एंड मशीनरी आप कितने की ले रहे हो? प्लांट एंड मशीनरी जो है आप ले रहे हो 1060 की। ठीक है, तो आपको जैसे मैंने बताया कि प्लांट एंड मशीनरी जो 1060 की आप ले रहे हो, वो आपकी क्या होगी? वो आपकी एक तरीके से अलाउेबल कैपिटल अलाउंस कंसिडर कर दिया जाएगा। यानी इसका ये मतलब है कि जो प्लांट एंड मशीनरी की आपकी अमाउंट है, ये जो अमाउंट आप इधर ले रहे हो 1060000, इसमें से आपने क्या माइनस करना है? अपना एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस। ठीक है, तो एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस कितना आ जाएगा? 3 zeros एंड 3 zeros, यानी पूरे का पूरा जो है वो चला गया। तो मेन पूल में पीछे कितनी अमाउंट बची? ये पीछे बची 60,000 की अमाउंट आपकी बच जाएगी।
ठीक है। आपकी टोटल अमाउंट जो थी वो क्या थी, टोटल अमाउंट 1060,000 थी, उसमें से 100,000 का आपने एनुअल इन्वेस्टमेंट इसी तरीके से वह माइनस करना है आपने। ठीक है, तो ये आ गया। तो प्लांट एंड मशीनरी की ये अमाउंट बची। पीछे हमारे पासवान, पास, जी जी, आपने एक पॉइंट रिपीट किया, बताया था कि ये सिर्फ कैश बेसिस के लिए यूज होती है, राइट? ये एक्रूवल बेसिस के लिए यूज होती है। हाँ, एक रेंज। ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने यहाँ लिस्ट कर देना है ऑफिस इक्विपमेंट्स, वो कितने हैं 170 के। उसके लिए तो अब कोई भी एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस नहीं बचेगा, तो वो एज इट इज आपकी आ जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद देखें, अ न्यू कार विद CO2 एमिशन ऑफ 45 ग्राम। एक नई गाड़ी है और उसकी एमिशन कितनी है 45 ग्राम। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप नई गाड़ी ले रहे हो और उसकी एमिशन 1 से 50 ग्राम है तो वो मेन पूल में आएगी। तो आप कार का लिखो यहां पर, सॉरी, आप कार लिखो और यहां पर लिख लो। और क्योंकि कार में आपको एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस तो अलाउड ही नहीं होता, तो अगर होता भी तो हम 11,000 से माइनस ना करते। ठीक है। तो आप इन सबको ऐड करो, ये बन जाएगा आपका 230 और 240, 1,000 आपका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, बैलेंस आफ्टर AIA ये बन जाएगा। और अगर आपसे कोई पूछे कि आपको अलाउंस कितना मिला इस क्वेश्चन में, तो आपको ये अलाउंस की अमाउंट होती है जो आपको मिलती है। ठीक है। आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ये 60,000 के बाद वाला वापस आप स्टेप रिपीट कर देंगे प्लीज? जी, 60,000 के बाद सिंपल मैंने मेरे पास कोई भी अलाउंस नहीं बचा था, मैंने ऑफिस इक्विपमेंट्स को लिस्ट डाउन कर दिया अपने मेन पूल में, और मैंने अपनी कार को लिस्ट डाउन कर दिया अपने मेन पूल में, और उनको मैंने सम करके 241 आंसर ले आया। ठीक। ठीक है। चल, आगे चलते हैं। अब मैंने आपको अभी तक जो अलाउंस के बताया है वो पहला अलाउंस था, दैट वाज एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस, जो कि कितनी अमाउंट है, जो कि 1 मिलियन पाउंड्स की अमाउंट होती है, यानी 10,000 की। अब दूसरा जो अलाउंस है दैट इज फर्स्ट ईयर अलाउंस, FYA। तो अभी आपको याद होगा, मैं अभी पिछले टाइम अभी आपको 1-2 मिनट पहले बता रहा था कि जो इंटरव्यू में क्वेश्चन था तो उसमें मैंने ये बताया था कि देखें जी, क्योंकि गाड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी है और इलेक्ट्रिक गाड़ी की एमिशन जीरो है, यानी वो आपकी नंबर वन मेन पूल पे नहीं आएंगी। और आपको ये बात भी पता है कि एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस गाड़ियों के लिए नहीं होता। तो मैंने वहां पर ये बताया था कि क्योंकि एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस गाड़ियों के लिए नहीं होता, गाड़ियों के लिए कौन सा अलाउंस आएगा, फर्स्ट ईयर अलाउंस आता है गाड़ियों के लिए। ठीक है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वो गाड़ी जो नई है और वो गाड़ी जो जीरो एमिशन वाली है, उसके लिए आपको फर्स्ट ईयर अलाउंस मिलता है। यानी जितने की आप गाड़ी खरीदते हो पूरी की पूरी वैल्यू आप कैपिटल अलाउंस में रिकॉर्ड कर सकते हो। देखो, एन AIA इज नॉट अवेलेबल ऑन कार्स, however a 100% first year allowance FYA is available on the purchase of new जीरो कार्बन एमिशन कार। तो ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। ये क्या है कि नई गाड़ी हो, जीरो एमिशन वाली गाड़ी हो, उसकी पूरी की पूरी अमाउंट आप कैपिटल अलाउंस में इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है। तो देखें, द 100% FIA is given as follow. In the period of acquisition, 100% FIA is given. Period of acquisition जब आपने गाड़ी खरीदी, 100% FIA आपको मिलेगा। ठीक है। अभी इसकी बात हम नहीं करते, ये मैं बाद में बताऊंगा। फिर इसी तरीके से FIA को आप कभी भी टाइम अपोर्शन नहीं करते, क्योंकि FIA टाइम में अपोर्शन नहीं होता। FIA तो आपको अमाउंट्स की हिसाब से मिलता है, राइट। आपकी गाड़ी 50 लाख की है, 60 लाख की है, 70 की है, पूरी की पूरी अमाउंट आपकी कैपिटल अलाउंस में चली जाएगी। ठीक हो गया। चले, इसके बाद जो है, अच्छा, हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट बात इसमें नोट करनी है कि FIA जो है अगेन फाइनल ईयर ऑफ ट्रेडिंग में नहीं मिलता। यानी ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो आपको समझा रहा है कि देखो, जिस साल आपकी ट्रेडिंग खत्म होगी, जिस साल आपका बिजनेस खत्म हो रहा होगा, उस साल आपको कैपिटल अलाउंसेस नहीं मिलते। ठीक है। उस साल आपको एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस भी नहीं मिलेगा। उस साल अगर आप कोई नई गाड़ी खरीद रहे हो जीरो एमिशन वाली, वो भी आपको उसमें भी फर्स्ट ईयर अलाउंस नहीं मिलेगा। ठीक है। चलो,
इफ द जीरो एमिशन कार इज नॉट न्यू, सेकंड हैंड है, इट इज ट्रीटेड इन द सेम वे, जिस तरह मैंने आपको अभी ऊपर बता दिया था कि सेकंड हैंड कार और वो जीरो एमिशन वाली कार है तो उस पर वो नॉर्मल जो है वो मेन पूल में इंक्लूड कर दी जाएगी। ठीक है, चलें। अच्छा, अब हम इस तरह करते हैं, इसके बाद जो है हमारे पास तीसरा, दैट इज रिटन डाउन अलाउंस, जो कि तीसरे टाइप ऑफ अलाउंस है जो हमने देखना है। रिटन डाउन अलाउंस एक फाइनल अलाउंस होता है और इसकी परसेंटेज पिछले 5-6 सालों से सेम ही है, दैट इज 18%। ठीक है, अब ये 18% कैसे कैलकुलेट होगी, थ्योरेटिकली इसको समझ में नहीं आएगा। हम इसकी एक कैलकुलेशन करेंगे, मैं आपको यही इलस्ट्रेशन पर कैलकुलेशन समझाऊंगा और हम इसको आगे लेकर चलेंगे। अच्छा ठीक है, देखें आपने मेरी इस लैपटॉप पे एक्सेल नहीं है एक्चुअली। देखें आपने क्या करना होगा, जिस तरह इन्होंने ये इलस्ट्रेशन बनाई हुई है ना, आपकी ये एक लाइन कॉलम है, एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम, इस तरह ये कॉलम्स बने हुए हैं। ठीक है, आपने अपनी एक्सेल में मेन पूल का एक कॉलम बनाना है और आखिर में, यानी बीच में ऑब्वियसली दो तीन और भी पूल्स आएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आखिर में आपने अपने अलाउंसेस का एक कॉलम बना देना है। ठीक है, आपने आपने मेन पूल का एक कॉलम बनाना बनाना है और फिर आपने, ठीक, और आपने फिर क्या करना है, फिर आपने जो है वो अलाउंसेस का एक जो है वो कॉलम बना देना है। ठीक है, तो आपने क्या करेंगे, जो आपका मेन पूल का वो होगा कॉलम होगा, उसमें आपने सारे का सारा अपना मेन पूल इंक्लूड करना होगा। ठीक है, अब देखो जैसे हमने ये जो मैथ्यू की एग्जांपल की थी उसमें मैंने आपको बता दिया था कि मेन पूल में क्या आएगा, मेन पूल में आपकी ये प्लांट एंड मशीनरी वाली अमाउंट आ जाएगी, ये आपकी ऑफिस इक्विपमेंट की अमाउंट आ जाएगी और ये आपकी जो है वो गाड़ी वाली अमाउंट आ जाएगी। गाड़ी में से एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस माइनस नहीं होगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अच्छा टोटल अमाउंट हमारे पास 1230 बनती है, एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस हमारे पास इतना ही है मैक्सिमम। तो आंसर क्या आया, 230 बच गया, 230 में 11,000 ऐड किया, 241 बच गया। और अलाउंस मैंने आपको बताया था हमें कितना मिला, हमें ये वाला अलाउंस जो है वो मिल गया। ऐसा ही है। अब ये जो 241 आया है, ये आपकी मेन पूल की फाइनल या बैलेंस अमाउंट है। आपका जो रिटन डाउन अमाउंट होगी या रिटन डाउन अलाउंस जो होगा वो आपका 18% इस अमाउंट पर लगेगा। तो ये जो 241,000 आया है इसका 18% लेंगे। ये 241 क्या है, ये मेन पूल की बैलेंस अमाउंट है या आखिरी या फाइनल अमाउंट आप कह लो। ठीक है, इस पर 18% लगाना है। तो आ गया आंसर 197, सॉरी आंसर आ गया 43,380। ये माइनस हो जाएगा, ये कहां से आया, ये 18% ऑफ 241 है, आप कैलकुलेट करके भी देख लें। 241,000 का 18% ले लो, ये आ जाएगा। इसको माइनस करो 241 में से, तो ये जो 197,620 आया है, ये आपकी टोटल रिटन डाउन वैल्यू है। ये TWDV का मतलब है टोटल रिटन डाउन वैल्यू। अगले साल मेन पूल का ओपनिंग बैलेंस 197,620 हो जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूं कि ये जो 197,620 आया है, ये अगले साल मेन पूल का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो इस साल आपको अलाउंस कितना मिला, पूरा 1 AIA का अलाउंस मिला और 18% रिटर्न डाउन अलाउंस मिला, इन दोनों को ऐड करो। ये जो 1043,380 है, ये आपका टोटल अलाउंस है। ये अलाउएबल एक्सपेंस के तौर पर आपकी ट्रेडिंग प्रॉफिट से माइनस कर दिया जाएगा अगर आप एक्रूवल बेसिस यूज कर रहे हो। और ये कब माइनस होता है, कैसे माइनस होता है, ये हम ट्रेडिंग प्रॉफिट में ऑलरेडी देख के आ चुके हैं। ठीक है, तो आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। यहां तक अगर कोई सवाल है तो पूछ ले, नहीं तो हम आगे चलते हैं। तो बस मुझे एक सेकंड दे दें, मैं बस एक छोटा सा एक चीज कर लूं, फिर हम आगे चलते हैं। चल, अच्छा अब हम आगे चलते हैं।
अब देखिए ये एक और इलस्ट्रेशन आई है, इसको अब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बल्कि इसको आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें बिफोर वी कैन प्रोसीड विद द सोल्यूशन। मैं आपको साथ साथ गाइड करूंगा। आई वांट कि आप इसको एक्सेल पे थोड़ा सा क्विक ना इसको सॉल्व कर लें, ताकि थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस भी जो है वो हो जाए। देखिए कहता है कि ग्रेस कमेंस ट्रेडिंग ऑन 1 जनवरी 2025, ओके, एंड इलेक्टेड टू यूज द एक्रूवल बेसिस। हर ट्रेडिंग प्रॉफिट्स हर ट्रेडिंग her trading profit adjusted for the tax purpose but before capital allowances। before capital allowances का मतलब क्या है कि इसमें से अभी तक कैपिटल अलाउंसेस आपके माइनस नहीं हुए हुए, ठीक है। चलो, ईयर एंडेड 31 दिसंबर तक उसका ये था, और 31 दिसंबर 2026 तक ये थे उसके। On 9th May 2025, she bought the plant and machinery of 125 this and second hand car this। अच्छा जी, अब देखो, अब हमने मतलब उसका सिंपल क्या है कि वो कह रहा है कि आप हमें फाइंड करके बताओ, जो कैपिटल अलाउंसेस फाइंड करके बताओ। तो आपने क्या करना है, आप अपनी एक्सेल शीट ओपन करें, ठीक है। रुके, मैं यहाँ पर ना गूगल शीट ओपन करके आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, 1 मिनट। अच्छा, अब देखें, यहाँ पर आप लोग अपने साथ जो है वो, 1 मिनट, ठीक है। चलें, अब देखें, अब ये आपके पास ना एक्सेल शीट आ गई। आपने यहाँ पर क्या करना है, इधर जो है आपने इसके 3 कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है। एक कॉलम बना लिया आपने मेन, एक आपने हेडिंग्स का कॉलम बना दिया, एक आपने मेन पूल का कॉलम बना दिया, और दूसरा आपने जो है वो अलाउंसेस का जो है वो कॉलम बना दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन जरा अब देखें, क्वेश्चन किधर है। हाँ, अब आप जरा क्वेश्चन देखें, वो आपसे ये कहता है कि वो ट्रेडिंग स्टार्ट करी है 1 जनवरी 2025 से, और ट्रेडिंग खत्म कब हो रही है, 31 दिसंबर 2025 में। यानी उसका जो पीरियड ऑफ अकाउंट है वो कितना है, वो पूरे के पूरे 12 महीनों का है, राइट। दिस मीन्स के आपका जो ए आई ए होगा वो पूरी की पूरी अमाउंट पर आपको मिल रहा होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आई गेस मेरा इंटरनेट स्लो है थोड़ा सा। अच्छा, आपने फिर क्या करना है, चलिए ये फिलहाल तो काम नहीं कर रही मेरी शीट, खैर मैं आपको वैसे समझा देता हूँ। आपने क्या करना है, आप लिख लें यहाँ पर मेन पूल बना लें, ठीक है। मेन पूल बनाएं, मेन पूल के नीचे और मेन पूल की जो हेडिंग्स हैं उसमें लिखें कि अब वो देखें 9 मई को क्या खरीद रही है, वो खरीद रही है एक प्लांट एंड मशीनरी, कितने की, 125,000 की, ठीक है। और उसने क्या खरीदी, उसने एक गाड़ी खरीदी, सेकेंड हैंड कार विद अ कार्बन एमिशन ऑफ 43 ग्राम्स। क्योंकि इस गाड़ी की जो कार्बन एमिशन है और सेकंड हैंड है 1 और 50 के दरमियान में है, तो ये मेन पूल में आएगी, लेकिन इस पे ए आई ए नहीं मिलेगा। ए आई ए किस पे मिलेगा, सिर्फ आपकी इस अमाउंट पे ए आई ए जो है वो आपको मिल रहा होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने जो है वो इसको 1250 अमाउंट को ए आई ए से माइनस करना है, बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट होगी उसमें कार्बन एमिशन वाली अमाउंट को ऐड करना है, ठीक है। तो आपकी एक अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद अ न्यू जीरो एमिशन कार फॉर 13600, और उसने एक पूरी की पूरी गाड़ी खरीदी 13600 की, जो नई थी और जीरो एमिशन थी। तो आप क्या करोगे, ठहरो मैं आपको दिखाता हूं। आपने इस तरीके से इसको सॉल्व करना है कि आपने जो मेन पूल में अमाउंट लिखोगे 13600, ये देखो 13600 की जो आपकी अमाउंट आ रही है उसमें से पूरे का पूरा जो है वो आपका फर्स्ट ईयर अलाउंस पूरे का पूरा माइनस हो रहा है। ये इन्होंने अलग अलग कॉलम में किए हैं, आप बेशक मेन पूल के ही कॉलम में ना ये जो दोनों चीजें हैं ना, ये सारी आप मेन पूल कॉलम में भी कर दो तो कोई मसले की बात नहीं है। अलग अलग उन्होंने किए हुए, आप एक साथ भी कर दो तो कोई ऐसा सच इशू की बात नहीं है। लेकिन समझने की जो बात है वो ये है कि ये 6500 इसको पर कोई अलाउंस नहीं मिलेगा,
AIA यहाँ पर पूरा यूज हो गया। फर्स्ट ईयर अलाउंस बेशक आप ऊपर ले जाओ, बेशक इधर माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि इसका नेट इफेक्ट जीरो हो जाता है ऑटोमेटिकली। आप बेशक ये इन्होंने ना इधर लिखा हुआ है ना, आप बेशक इसको इधर ही लिख लो जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं, तब भी कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। तो आपका क्या होना चाहिए, आपका ये देखो यहां से 250 आ गया ये वाला, और 250 में 6500 ऐड किया तो 256 आ गया। अब रिटर्न डाउन अमाउंट 18% 256 पे लगेगी, ये आंसर आएगा। 256 में से ये आंसर माइनस हो गया, तो कैरी फॉरवर्ड कितना चला जाएगा, 210 चला जाएगा। तो 2026 में ये जो 210 है ये आपका मेन पूल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, देखो उन्होंने यही किया हुआ है कि उन्होंने अलग नहीं किया, उन्होंने उसी के साथ कर दिया कि 210 330 अगले साल मेन पूल का ओपनिंग बैलेंस है, और कुछ तो है नहीं उस साल, तो उन्होंने सीधा सीधा इसी पर रिटर्न डाउन अमाउंट लगाई दोबारा 18%, इस पे माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद इस ये वाली जो अमाउंट थी ये कैरी फॉरवर्ड हो गई, ठीक है। अब देखो 2025 में उसको कितने अलाउंसेस मिले, एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस, रिटर्न डाउन अलाउंस और फर्स्ट ईयर अलाउंस, तीनों का सम क्या हुआ, 1059770। ये अमाउंट माइनस करोगे आप अपने इस प्रॉफिट में से, आपका टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट आ जाएगा। 2026 में उसका रिटर्न डाउन अमाउंट कितनी थी, 37,859 उसको अलाउंस मिला था। ये आप माइनस करोगे, किधर गया, हाँ, ये आप माइनस करोगे 2026 के ट्रेडिंग प्रॉफिट से, तो आपका टैक्स एडजस्टिंग प्रॉफिट ये वाला आ जाएगा। आप जरा एक नजर इसको देखें और इसको जरा करने की कोशिश करें, और अगर नहीं समझ में आता तो फिर मुझे बताएं, वरना हम आगे चलते हैं। हाँ भाई, क्लियर। अच्छा जी, चलें, चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने तीन अलाउंसेस की बात कर ली, हमने एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस की बात की, हमने रिटर्न डाउन अलाउंस की बात की, और हमने फर्स्ट ईयर अलाउंस की बात की। याद रखिएगा फर्स्ट ईयर अलाउंस आपको सिर्फ 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 जीरो कार्बन एमिशन गाड़ी पर और न्यू कार्बन एमिशन गाड़ी पर मिलता है, ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी। चले, अब हम आगे चलते हैं और फर्दर देखते हैं इसको। सेकेंड, चल, अब ये टेस्टेड अंडरस्टैंडिंग वन है, बिल्कुल इसी तरीके की टेस्टेड अंडरस्टैंडिंग है। आप इसको जल्दी से सॉल्व कर लें, और फिर हम शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड ऑफ अकाउंट्स की तरफ जो है वो चलेंगे। ये भी आसान ही है, जो आपने अभी ऊपर की है उसी तरह की टेस्टेड अंडरस्टैंडिंग है। इसको जल्दी से सॉल्व करें, हो जाती है तो परफेक्ट, नहीं होती तो बताइएगा, फिर हम आगे चलते हैं।
जी, आई होप सो आप लोग का सॉल्व हो गया होगा। अच्छा, अब इसमें करना क्या था, देखें कि पहले साल आपने मशीनरी खरीदी 1203 की, ठीक है। उसमें से सिंपल आप अपना AIA माइनस करो फुल अमाउंट का, क्योंकि पूरे 12 मंथ्स का पीरियड यहाँ पर भी बन रहा है। फिर उसके बाद आपने 10,000 जो भी अमाउंट बची थी उसमें ऐड कर देना है। और उसके बाद 11,100 ये एक न्यू जीरो एमिशन कार है, इस पे पूरे का पूरा फर्स्ट ईयर अलाउंस आपको मिल जाएगा। तो जो भी अमाउंट आपकी आएगी उस पर आपने 18% रिटर्न डाउन वैल्यू लगानी है, और उसको माइनस करके जो आंसर आएगा वो आपका कैरी फॉरवर्ड आंसर बन जाएगा। ठीक है, चले अब आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड ऑफ अकाउंट्स। अभी तक जैसे मैंने आपको बताया, जब हम ऊपर पढ़ रहे थे AIA पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको कहा था कि AIA जो है वो 12 मंथ्स पीरियड के लिए होता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये पीरियड शॉर्ट भी हो जाता है, ये पीरियड लॉन्ग भी हो जाता है। तो इसमें कोई मसले की बात नहीं है। आपने सिंपल क्या करना होगा, आपने सिंपल जो है वो AIA की अमाउंट अपॉर्शन करनी होगी। इसमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, नई चीज कुछ भी नहीं है। यहां पर देखें, Yolzin commenced trading on 1st April 2024 and elected to use the accrual basis. Prepare accounts for the 14-month period ended 31st May 2025 and the year ended 31st May 2026. अच्छा, अब पहला पीरियड कब स्टार्ट हो रहा है? 1 अप्रैल 2024 से, और खत्म हो रहा है 31 मई 2025 पे। यानी ये 14 मंथ्स पीरियड बन रहा है। तो देखो, अब इस केस में जो हमारा AIA होगा वो कितना बनेगा? देखो, AIA आपका कितना था? 10,100,000, 12 मंथ्स का। आप क्या करो, आप उसको 14 मंथ्स पे लेके जाओ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उसको मल्टीप्लाई बाय 14 एंड डिवाइड बाय 12 कर दो। तो सिंपल जो है आपका 14 मंथ्स का AIA जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। देखो, उन्होंने यहां पर आपको ये देखो, द मैक्सिमम AIA इज इंक्रीज टू दिस टू रिफ्लेक्ट द 14 मंथ। वो कैसे आया कि जो आपका 12 मंथ का AIA था, जितने महीने का आपका पीरियड है उसको 12 उससे मल्टीप्लाई करो, यहां पर 14 मंथ्स है, डिवाइड बाय 12 करो, तो आपका आंसर आ गया 11,66,667। यानी ये वाला जो आंसर आया है इस साल, उसको ये वाला AIA मिलेगा फॉर 14 मंथ्स। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपका जो आपका टाइम पीरियड है वो 8 मंथ्स का है, तो आप ये वाली अमाउंट ले लो, इसको 8 से मल्टीप्लाई करो और 12 से डिवाइड करो, तो आपका एनुअल अलाउंस उस तरीके से एडजस्ट होगा। आपका फर्स्ट ईयर अलाउंस कभी भी एडजस्ट नहीं होता, आपका एनुअल अलाउंस जो है वो एडजस्ट होगा। और इसके अलावा रिटर्न डाउन भी आपका जो है वो एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, अब रिटर्न डाउन कैसे एडजस्ट होगा? अब देखो, आपने आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, प्लांट एंड मशीनरी में से AIA माइनस हो गया, आंसर जीरो हो गया, चलो ये समझ में आ गया। आपने गाड़ी खरीदी, गाड़ी पे AIA नहीं मिलता, तो हमने उसको सिंपल लिखा 19,800। उसकी अमाउंट पे हमने क्या किया, हमने रिटर्न डाउन अलाउंस लगाया, और ये आंसर आया। अब देखो, क्योंकि रिटर्न डाउन अलाउंस जो है, जो 18% है, वो हमारे पास 12 मंथ्स का पीरियड दिया हुआ है। लेकिन रिटर्न डाउन अलाउंस जो हमने लगाना है वो 14 मंथ्स का लगाना है। तो रिटर्न डाउन अलाउंस को भी आपने क्या करना होगा, 18% को ले लो, 14 से मल्टीप्लाई करो, 12 से डिवाइड करो, तो एक स्पेसिफिक परसेंटेज आ जाएगी। अगर आप करके भी तो देखो, ये बन जाएगी हमारे पास, कितनी बनेगी, ठहरे मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। ये आ जाएगा 18% मल्टीप्लाई बाय 14 एंड डिवाइड बाय 12, तो ये बन जाए 0.2। ठीक है, तो ये आपका 18.21 समथिंग जो है वो कुछ इस तरीके से इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपके पास। उसको आपने लेना है और उसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है। ये आंसर आया, इसको माइनस करो, आखिर में आपका कैरी फॉरवर्ड ही आ गया। फर्स्ट ईयर अलाउंस कभी भी आपका टाइम अपोर्शन नहीं होता, क्योंकि वो तो वो उसी अमाउंट पे मिलता है जिस अमाउंट पर आपने गाड़ी खरीदी है। ठीक है, तो शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड में सिर्फ आपको जो बात समझने की ये थी कि जब शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड होंगे तो एनुअल अलाउंस और रिटन डाउन अलाउंस आपने उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करने होंगे, क्योंकि इसके अलावा इस वाले सेक्शन में और कुछ भी नहीं है। इसकी अब ये टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 2 है। ये आप जो है इस तरह करें कि मैं आपको 5-6 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से इसको सॉल्व कर लें ताकि आपको एक थोड़ी सी क्विक रिवीजन हो जाए, और फिर हम जो है आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 2 सॉल्व कर लें, और फिर हम 5 मिनट तक इसको कंटिन्यू करते हैं।
चलें आगे प्रोसीड करते हैं। तो अभी तक हमने क्या चीज़ें कवर अप की? नंबर वन, एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस की अमाउंट और उसको कैसे टाइम अपोर्शन करते हैं। रिटर्न डाउन अलाउंस की अमाउंट 18% है और उसको कैसे टाइम अपोर्शन करते हैं। नंबर टू, फर्स्ट ईयर अलाउंस जो कि उतनी ही अमाउंट का होता है जितनी अमाउंट की आप गाड़ी लेते हो, वो टाइम अपोर्शन नहीं होती। ठीक है, तो अभी तक हमने मेन पूल की जो है वो सिंपल बात कर ली है। चलें अब हम आगे थोड़ा सा चलते हैं। लेंथ ऑफ ओनरशिप इन द पीरियड ऑफ अकाउंट। कहता है इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द लेंथ ऑफ द पीरियड ऑफ अकाउंट एंड द लेंथ ऑफ ओनरशिप ऑफ द एसेट ड्यूरिंग द पीरियड। अच्छा जी, वो ये कहता है कि देखो जरूरी नहीं है कि अगर आपका जो पीरियड ऑफ अकाउंट क्या होता है? जिस टाइम के लिए आप अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हो या जिस टाइम के लिए आप कैपिटल अलाउंसेस कैलकुलेट कर रहे हो। कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि जिस पीरियड ऑफ अकाउंट के लिए आप कैपिटल अलाउंसेस बना रहे हो और जिस एसेट के लिए कैलकुलेट कर रहे हो वो एसेट आपने उतने ही टाइम के लिए रखा भी हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फॉर इंस्टेंस मैं ये कहता हूं कि मेरा जो पीरियड ऑफ अकाउंट है वो 12 मंथ्स है। व्हाट इफ अगर मैंने एक एसेट जो है वो साल के दरमियान में खरीदा है, तो ओनरशिप की जो लेंथ है वो 6 मंथ्स हो जाएगी और पीरियड ऑफ अकाउंट 12 मंथ्स का हो जाएगा। इस केस में क्या होगा? तो वो ये कहता है द रिटन डाउन अलाउंस इज अप्लाइड प्रोपोर्शनली अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ पीरियड ऑफ अकाउंट। ठीक है, द रिटन डाउन अलाउंस इज नेवर रिस्ट्रिक्टेड बाय द रेफरेंस टू द लेंथ ऑफ ओनरशिप ऑफ एन एसेट इन द पीरियड ऑफ अकाउंट। कहता है कि इस बात का हरगिज फर्क नहीं पड़ता कि आपने ओनरशिप 6 महीनों की रखी है, फिर भी आप पीरियड ऑफ अकाउंट जो है क्या करोगे? 12 मंथ्स का ही यूटिलाइज करोगे, जो एक तरीके से एक अच्छी बात होती है कि आपको ज्यादा अलाउंस मिल रहा होता है, टैक्स सेविंग आपकी ज्यादा होती है। तो यहां पर एक टैक्स प्लानिंग का पॉइंट ये आ सकता है कि कंपनीज क्या करती हैं, साल खत्म होते ही थोड़ी सी अपने एसेट्स खरीद लेती हैं और उन एसेट्स पर उन्हें जब कैपिटल अलाउंसेस मिलते हैं तो उनसे उनका टैक्स रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये एक तरीके का टैक्स प्लानिंग ऑप्शन इसमें हो सकता है। चलो, फिर इसमें जो नेक्स्ट बात हमने करनी है दैट इज सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ये एक न्यू इसमें टॉपिक है। कहते हैं when an asset is sold or scraped but the following steps are taken, the disposal value that is lower of sale proceed and original cost। ये चीज आपको पता होगी कि एसेट की जो सेल प्रोसीड्स होती है वो रिकॉर्ड की जाती है लोअर ऑफ सेल प्रोसीड एंड ओरिजिनल कॉस्ट पे, इज डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल ऑफ टैक्स रिटन डाउन वैल्यू ब्रॉट फॉरवर्ड ऑन द पूल प्लस। सीधा सीधा क्या मतलब है? कोई हमने लंबी बात नहीं करनी। वो ये कह रहा है कि देखो, सिंपल सी बात है, अगर आपने कोई एसेट बेचा है ना, तो उसको बेचकर जो आपको फायदा हुआ है ना, वो इस अमाउंट से माइनस कर दो। टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू दैट इज गोइंग टू बी कैरी फॉरवर्ड, से सॉरी 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 माय बैड, ये तो कैरी फॉरवर्ड है, ने ब्रॉड फॉरवर्ड से माइनस करना होगा। ठीक है, जो आपकी ब्रॉड फॉरवर्ड अमाउंट होती है ना, हाँ इस केस में, हाँ इस केस में ब्रॉड फॉरवर्ड अमाउंट जो है ना वो आपकी ये वाली किधर गई, ये पिछले साल, हाँ ये वाली आपकी ब्रॉड फॉरवर्ड अमाउंट बन जाएगी जो अगले साल के लिए ब्रॉड फॉरवर्ड होगी। ठीक है, additions to the pool, additions not qualifying for either the IA or FIA and additions qualifying for both not covered by IA। इसको मैं आगे देखते हैं। यहाँ पर इसने एक एग्जांपल करवाई होगी, हाँ चलें। इस एग्जांपल को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपने इसमें बस स्टेप एक सीखना है। देखो, जो रिटन डाउन वैल्यू ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब है कि पिछले साल का जो मेन पूल था ना उसकी क्या ब्रॉड फॉरवर्ड वैल्यू ये थी, तो मतलब क्लोजिंग वैल्यू थी, ये ओपनिंग वैल्यू बन गई। तो जो पहली बात उसने की है ना वो ये की है कि देखो, जब आपका मेन पूल का ये जो ओपनिंग बैलेंस आएगा ना, इस ओपनिंग बैलेंस में आपने ऐड कर देना है अगर कोई एसेट आपने बेचा है तो देखो यहां पर वो ऐड जो है वो डिस्पोज ऑफ जो है वो कर रहा होगा, तो वो ऐड कर रहा होगा। लेकिन यहां पर क्योंकि उसको लॉस हो रहा है, यहाँ पर मैं बता देता हूं, देखो आपको लॉस हो रहा है तो इस वजह से जो है वो आप यहाँ पर इसको माइनस कर दोगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है याद रखिएगा, जो आपकी डिस्पोजल्स होते हैं वो आपके यहाँ पर मेन पूल में एडजस्ट किए जाते हैं। इसी तरीके से, हाँ ये देखो, if sale proceed exceed the original cost of the asset, the disposal value deducted from the pool is restricted to the original cost of the asset। इसका क्या मतलब है कि फॉर इंस्टेंस अगर आपने एक एसेट जो है वो 10,000 का खरीदा था, हाँ ठीक है 10,000 का खरीदा था और उसको सेल 12,000 का कर रहे हो, तो आप 12,000 की अमाउंट माइनस नहीं करोगे, आप 10,000 की अमाउंट माइनस करोगे। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि आप
अपने मेन पूल से एसिड की उतनी ही अमाउंट माइनस करोगे जितनी एसिड की कैरिंग वैल्यू होगी, ठीक है। नोट दैट एनी एक्सेस ऑफ द सेल प्रोसीड ओवर ओरिजिनल कॉस्ट मे देन बी टैक्स्ड एज चार्जेबल गेन। वो तो फिर चार्जेबल गेन आपने सीजीटी पढ़ा हुआ है, उसमें कंसिडर की जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या याद रखना है कि जब आपका एक एसिड बिक जाएगा, उस उस एसिड को की जो ओरिजिनल कॉस्ट होगी वो आपने अपने मेन पूल से क्या करनी है, डिडक्ट जो है वो करनी होगी, ठीक है। इसी तरीके से देयर फोर ऑन डिस्पोजल ऑलवेज डिडक्ट फ्रॉम द करेक्ट पूल द लोअर ऑफ, अच्छा ठीक है इसको रहने दें, चले, ठीक है। अब ये देखें, Gustav prepares account to 31st May and elects to use the accrual basis. In the year to 31st May 2025, the following transaction took place. Plant sold for 1200, originally purchased for 8000. प्लांट परचेज फॉर दिस। अब देखो एक प्लांट था जो आपने 8000 का परचेज किया लेकिन 1200 का डिस्पोज कर दिया, तो लोअर ऑफ सेल एंड कॉस्ट में हमने अब इस केस में सेल कंसिडर करनी, क्योंकि लोअर ऑफ है। देखो अगर सेल ज्यादा होगी और कॉस्ट कम होगी तो हम कॉस्ट कंसिडर करेंगे, कॉस्ट ज्यादा होगी सेल कम होगी तो सेल कंसिडर करेंगे, यानी हमेशा लोअर ऑफ आपने देखना है। तो दैट इज वाई मैंने आपको बताया था कि क्योंकि यहाँ लॉस हो रहा है तो आपने क्या करना है, 1200 है, 1200 आपने यहाँ से मेन पूल से, क्योंकि ऐसे डिस्पोज ऑफ हो रहा है तो आप यहां से उसकी कॉस्ट को निकाल दो, माइनस ऑफ कर दो, ठीक है। इसी तरीके से ये तो फिर जो परचेज हो रहा है उस पर आपने ए आई ए सिंपल लगा देना है। तो यहां पर उसने आपको यही एक बात समझाने की कोशिश की है कि अगर आप एक एसेट सेल कर रहे हो और एसेट हायर अमाउंट पे सेल हो रहा है, आप उसकी ओरिजिनल कॉस्ट को मेन पूल से माइनस करोगे, सेल वाली कॉस्ट माइनस नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक एसिड लॉस पे कंसिडर किया जा रहा है या लॉस पे सोल्ड हो रहा है, तो फिर जितनी अमाउंट उसकी लॉस वाली हुई है वो ऑब्वियसली उसकी कैरिंग से कम होगी, तो वही आप मेन पूल से माइनस कर दोगे, ठीक है। तो आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब जरा देख लेते हैं आगे, बैलेंसिंग चार्ज है, सिचुएशन ऑफ ट्रेड है, कार्ड्स है, ऐसे ठीक है, चल ठीक है। ये आपने अटेम्प्ट करनी होगी टेस्ट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आज के लिए आखिरी एक बात सुन लेते हैं, बैलेंसिंग चार्ज, और फिर कल से हम सिजेशन ऑफ ट्रेड जो है वो की बात करेंगे। बैलेंसिंग चार्ज क्या होता है फिलहाल थ्योरेटिकली ही हम इस पे बात करेंगे, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग में इसकी आपको कल स्टार्ट जब हम करेंगे तो फिर हम नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो हम उसको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, बैलेंसिंग चार्ज की जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं द बेसिक आइडिया अंडरलाइंग कैपिटल अलाउंस इज दैट बिजनेस विल ओवर टाइम ऑब्टेन रिलीफ फॉर द एक्चुअल नेट कॉस्ट ऑफ एन एसेट टू द बिजनेस। Initially, the asset is put into the pool at its original cost. If on disposal of the asset in the pool, sale proceed exceed the balance brought forward. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि देखो आपके मेन पूल का जो बैलेंस है वो है 2000, ठीक है। और आपने एक एसेट बेचा है 20,000 का जिसकी कैरिंग अमाउंट थी 15,000। तो आप 2000 से जब 15,000 माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर माइनस में आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। नेगेटिव साइन का क्या मतलब होगा, उसको बैलेंसिंग चार्ज कहते हैं। नेगेटिव साइन का मतलब होता है कि आपने ज्यादा कैपिटल अलाउंसेस जो है वो रिकवर, सॉरी ज्यादा कैपिटल अलाउंसेस जो है आपने एलोकेट कर दिए हैं। तो देखो, the pool balance will become negative because allowances exceeding net cost have been claimed in the past, कि यार पिछले टाइम में आपने ज्यादा अलाउंसेस दे दिए थे जिसकी वजह से अब आपका मेन पूल का बैलेंस कम आ रहा है, और उसकी वजह से जो आपने एसेट बेचा उसकी कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, राइट। तो द नेगेटिव अमाउंट इज इक्वल टू द एक्सेस अमाउंट प्रीवियसली गिवन। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 2000 मेन पूल का ओपनिंग बैलेंस है और जो एसेट मैंने बेचा है उसकी कैरिंग अमाउंट 5000 है, तो मेरे पास नेगेटिव 3000 मेन पूल का बैलेंस आ जाएगा। ये जो नेगेटिव 3000 बैलेंस होगा ये मुझे बताएगा कि प्रीवियसली मैंने कुछ 3000 से अपने कैपिटल अलाउंसेस ज्यादा रिकॉर्ड किए हुए थे। दिस विल बी रिकवर्ड एंड चार्ज टू द टैक्स बाय मीन ऑफ बैलेंसिंग चार्ज। आप इसको एक पॉजिटिव बैलेंस चार्ज के अगेंस्ट रिकवर करते हो, यानी नेगेटिव 3000 कर दोगे उसको, और वो 3000 आपका टैक्स में ऐड कर दिया जाता है। देयरफॉर ओवरऑल नेट जो बीसी है इज एडेड टू द टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट,
ठीक है, तो आपने याद रखना है कि अगर आपका मेन पूल का बैलेंस नेगेटिव आ रहा है, आप उसको पॉजिटिव करोगे। पॉजिटिव कैसे करोगे? नेगेटिव 3000 है, 3000 का बैलेंसिंग चार्ज खुद से ऐड करो, अब खुद से। तो वो 3000 का जो अलाउंस होगा वो ऑटोमेटिकली आपके ट्रेडिंग प्रॉफिट को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पिछले टाइम में आपने उस पर टैक्स माफ करवाया था। ठीक है, तो आज के लिए आप कोशिश कीजिएगा कि एक तो इसको सेल्फ रीड कर दे। ठीक है, हो सकता है शायद थ्योरी में कोई ना कोई चीज मिस हो गई हो। आप इसकी अनटिल टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 4 टेस्ट अंडरस्टैंडिंग्स कर लें। तो हो सकती है टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 4 तो कर लीजिएगा, नहीं तो भी कोई मसला नहीं है, मैं एक्सप्लेन फिर भी कर दूंगा। तो ये पहली 4 टेस्ट अंडरस्टैंडिंग, इसको जो है आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि इसकी थ्योरी जो है स्टडी हब से जरूर पढ़ लें। यहाँ तक अगर कोई सवाल है आपका तो पूछ लें, नहीं तो हम आज कंक्लूड करते हैं। ये अफाक भाई, ऑल क्लियर।